नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, भारतीय संविधान। इसका विकास कैसे हुआ, इसका मतलब क्या है? जी नमस्कार। विषय है हिंदुस्तानी दस्तूर का इर्तिका और मफहूम, यानी इसका सफर और मायने। हाँ, तो इसी पर आधारित कुछ स्रोतों की हम गहराई में जाएंगे। कोशिश रहेगी कि संविधान की जो मूल सोच है उसे समझें और वो लंबा रास्ता देखें जो आजादी के बाद हमारे संविधान तक पहुंचा। बिल्कुल, ये सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। हमारे पास जो जानकारी है वो मोटे तौर पर दो हिस्सों में है। पहला कि भाई ये संविधान होता क्या है ना? और दूसरा कि भारत में इसका विकास कैसे हुआ धीरे धीरे। जी ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संविधान है क्या? स्रोत कहते हैं कि ये किसी देश की नींव है, पर सिद्धांतों और नियमों की नींव। सही कहा मैंने? हाँ, बिल्कुल सही। संविधान आप कह सकते हैं वो एक बुनियादी ढांचा है, एक ब्लूप्रिंट। ये तय करता है कि देश का पॉलिटिकल सिस्टम चलेगा कैसे, सरकार कैसे काम करेगी और सबसे अहम कि लोगों पर शासन किस तरह होगा। ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि देश का चरित्र क्या है, उसके उसूल क्या हैं। मतलब कौन चलाएगा देश और कैसे चलाएगा, ये सब इसमें लिखा होता है? हाँ, वो भी और उससे ज्यादा भी। देखिए, संविधान जो है वो सरकार के मेन हिस्से तय करता है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका। हाँ, विधायिका यानी जो कानून बनाते हैं, कार्यपालिका जो लागू करते हैं, और न्यायपालिका जो इंसाफ करती है। संविधान इनकी रचना करता है, बताता है कि इनकी पावर क्या होगी, इनकी लिमिट क्या होगी। अच्छा। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ इनकी पावर ही नहीं बताता, बल्कि इनके आपस के रिश्ते कैसे होंगे ये भी तय करता है। और उससे भी ज्यादा जरूरी, सरकार और नागरिकों के बीच क्या रिश्ता होगा उसे भी ये कंट्रोल करता है। तो ये सबसे ऊपर का कानून हुआ है ना, फंडामेंटल लॉ जिसे कहते हैं। बिल्कुल, देश का सर्वोच्च कानून। बाकी सारे कानून इसी के दायरे में बनते हैं, इसी पर टिके होते हैं। और एक बात जो स्रोत बताते हैं वो ये कि हर संविधान सिर्फ रूल्स की लिस्ट नहीं होता, उसमें उसे बनाने वालों के सपने होते हैं, उनके आदर्श होते हैं। एकदम सही कहा। ये उस समाज के मूल्य दिखाता है। ये एक तरह का राष्ट्रीय संकल्प है कि हम कैसा देश बनाना चाहते हैं। ये तो है। संविधान असल में उस देश की जनता की जो खास सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हकीकत है, उनकी जो मान्यताएं हैं, उनकी उम्मीदें हैं, उसका दस्तावेज होता है। हाँ, दिखाता है कि समाज क्या हासिल करना चाहता है, किन उसूलों पर आगे बढ़ना चाहता है। जी, ये सिर्फ आज का मैनेजमेंट नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक दिशा भी है। तो इस समझ के साथ अब भारत के सफर पर आते हैं। 26 जनवरी 1950 हम सब जानते हैं, भारत गणराज्य बना, संविधान लागू हुआ, एक पूर्ण संसदीय लोकतंत्र की हमारी यात्रा शुरू हुई। बहुत बड़ा दिन था वो। निश्चित रूप से आजाद भारत के इतिहास का एक बहुत अहम मोड़। लेकिन ये जो संविधान था, जिसे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, मतलब संविधान सभा ने जी बड़ी मेहनत से बनाया था, 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। जी, काफी बहसें हुई थी इस पर। हाँ, तो वो एकदम से कहीं से टपका नहीं था। स्रोत कहते हैं कि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये उस विकास का नतीजा है जो ब्रिटिश राज में हुआ। सही बात है। मतलब ब्रिटिश संसद ने जो कानून पास किए, चार्टर एक्ट पास किए, उन्होंने अनजाने में ही सही हमारे संविधान के लिए एक तरह से जमीन तैयार कर दी। बिल्कुल। और स्रोत के हिसाब से देखें तो इस पूरे संवैधानिक विकास को हम दो मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। अच्छा, कैसे? पहला दौर है कंपनी राज का, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ये करीब 1773 से शुरू मान लीजिए 1858 तक। और दूसरा दौर है ताज के शासन का, यानी क्राउन रूल। हाँ, 1857 के विद्रोह के बाद वाला। जी हाँ, जब ब्रिटिश सरकार ने सीधे भारत का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। वो चला 1858 से 1947 आजादी तक। तो ये दो अलग अलग दौर थे और शायद इनकी प्राथमिकताएं भी अलग रही होंगी, शासन का तरीका भी। हाँ, काफी हद तक। और अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये पूरी यात्रा दिखाती है कि भारत में जो शासन का सिस्टम बना वो धीरे धीरे बना, परत दर परत। ये कोई सीधी लकीर नहीं थी। इसमें कई मोड़ आए, कई रुकावटें आईं, कई ऐसे बदलाव हुए जिनकी उम्मीद नहीं थी। ये दिखाता है कि कैसे बाहर का दबाव और देश के अंदर की मांगे दोनों मिलकर शासन के ढांचे को शक्ल देती हैं। ठीक है, तो पहले चरण पर आते हैं, कंपनी शासनकाल के अधिनियम 1858 से पहले वाले। स्रोत यहाँ कई एक्ट्स का जिक्र करते हैं। लगता है अंग्रेज धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रहे थे। हाँ, इन शुरुआती कानूनों का मकसद यही था।
शुरुआत होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। रेगुलेटिंग एक्ट मतलब ये पहली कोशिश थी कंपनी को कंट्रोल करने की? जी हाँ, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का पहला बड़ा कदम था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गतिविधियां थीं, उन पर थोड़ी लगाम कसने की कोशिश थी, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी व्यवस्था लाने की, क्योंकि कंपनी के जो ऑफिसर थे वो काफी मनमानी कर रहे थे। अच्छा। इसके बाद 1781 का एक्ट आया, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसने कंपनी के जो पॉलिटिकल काम थे और जो व्यापार वाले काम थे उनको अलग अलग किया और कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल और बढ़ गया। एक तरह से डबल कंट्रोल सिस्टम शुरू हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो शुरुआत में फोकस रेगुलेशन पर था। बिल्कुल। फिर 1786 और 1793 के एक्ट आए, जिन्होंने गवर्नर जनरल की शक्तियां बढ़ाईं, एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे में कुछ और बदलाव किए। लेकिन एक दिलचस्प मोड़ आता है 1813 के चार्टर एक्ट से। हाँ, इसमें स्रोत बताते हैं कि कंपनी का जो व्यापार पर एकाधिकार था, मोनोपोली थी, भारत के साथ वो खत्म कर दी, चीन और चाय को छोड़कर। जी। और एक और बात, ईसाई मिशनरियों को भारत आने की इजाजत मिली। ये तो काफी बड़ा बदलाव लगता है। ये वाकई बड़ा बदलाव था। देखिए, व्यापार की मोनोपोली खत्म होने का मतलब था कि अब दूसरी ब्रिटिश कंपनियां भी भारत आकर व्यापार कर सकती थी। और मिशनरियों को इजाजत देना दिखाता है कि अब ब्रिटिश हित सिर्फ व्यापार तक नहीं थे, वो भारत पर सामाजिक और सांस्कृतिक असर भी डालना चाहते थे। ये उनके इरादों के विस्तार का संकेत था। इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आया। कहते हैं ये सेंट्रलाइजेशन मतलब केंद्रीकरण और कानून बनाने की शक्तियों के विकास में एक अहम कदम था। सही कहा। इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसी कोई चीज बनी जिसकी अथॉरिटी पूरे ब्रिटिश इंडिया पर थी। पूरे भारत पर एक तरह से। हाँ, कानून बनाने की जो पावर्स थी उनको भी सेंट्रलाइज किया गया और इसी एक्ट ने कंपनी को पूरी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया। उसकी जो व्यापारिक गतिविधियां थी वो खत्म हो गई। और फिर इस दौर का आखिरी बड़ा कानून था 1853 का चार्टर एक्ट। इसकी खास बात, इंडियन सिविल सर्विस में खुली प्रतियोगिता। कैसे भारतीयों के लिए दरवाजे खुले? देखिए, कागज पर तो हाँ दरवाजे खुले। इस एक्ट ने पहली बार सिविल सर्विस के लिए ओपन कंपटीशन का सिद्धांत लाया, जिसमें भारतीय भी हिस्सा ले सकते थे। हाँ। लेकिन इसमें लेकिन बहुत बड़ा है। इम्तिहान होता था लंदन में, सिलेबस यूरोपियन था, उम्र की सीमा बहुत कम रखी गई थी। तो कहने को तो ये बड़ा सुधार था, पर असल में भारतीयों के लिए ऊंचे पदों तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। अच्छा, तो बस दिखावा ज्यादा था। हाँ, कह सकते हैं सुधार से ज्यादा दिखावा था। तो कुल मिलाकर कंपनी राज के ये कानून ये ब्रिटिश कंट्रोल को धीरे धीरे मजबूत करने और भारत में एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में थे जो उनके फायदे के लिए काम करे। जी हाँ, ये सारे एक्ट्स मिलकर दिखाते हैं कि कैसे ब्रिटिश सत्ता परत दर परत मजबूत हुई। उन्होंने एक व्यवस्था बनाई, नियम बनाए, लेकिन ये सब भारत के लिए नहीं था। ये था भारत पर शासन करने और उसके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के लिए। हालांकि इसी प्रक्रिया में अनजाने में ही सही भारत में एक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव सिस्टम की नींव पड़ रही थी। अब आते हैं दूसरे चरण पर, क्राउन के शासनकाल के अधिनियम। 1857 का विद्रोह हुआ जिसने ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया था। तो इसके बाद तो शासन के तरीके में बड़ा बदलाव आया होगा। बिल्कुल। 1857 का विद्रोह एक शॉक जैसा था उनके लिए। अंग्रेजों को समझ आ गया कि कंपनी का शासन अब नहीं चलेगा। इसीलिए 1858 में एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास किया गया। अच्छा, नाम तो बड़ा अच्छा है। हाँ, नाम तो अच्छा था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया। भारत के लिए लंदन में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बनाया गया। हाँ, वो कैबिनेट मंत्री होता था। जी, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य, और वो भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को जवाबदेह था। मकसद था ज्यादा सीधा और मजबूत कंट्रोल। तो सत्ता सीधी लंदन पहुंच गई। इसके बाद 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया। इसमें क्या नया था? क्या भारतीयों को कुछ मिला? इस एक्ट ने गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, विधान परिषद, उसको थोड़ा बड़ा किया और उसमें कुछ नॉन ऑफिशियल सदस्य मतलब गैर सरकारी सदस्य नॉमिनेट करने का प्रावधान किया। नॉमिनेट? जी। चुने हुए नहीं? नहीं, नॉमिनेटेड। इनमें कुछ भारतीय भी शामिल थे। तो इसे आप भारतीय भागीदारी की तरफ पहला बहुत छोटा सा कदम कह सकते हैं, लेकिन इनकी शक्तियां बहुत ही सीमित थीं। ये सलाह देने जैसी भूमिका थी, प्रतिनिधित्व से ज्यादा। एक तरह का दिखावा कि हम भारतीयों को भी शामिल कर रहे हैं।
फिर 1876 में रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी यानी काइजरी हिंद की उपाधि दी गई। ये तो सिर्फ सिंबॉलिक लगता है। हाँ, ये ब्रिटिश राज की ताकत, उसकी शान और भारत पर उसके पक्के अधिकार को जताने का एक सिंबल था। इसका मकसद था भारतीय लोगों और रियासतों पर एक साइकोलॉजिकल असर डालना। आगे बढ़ते हैं। 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, इसमें भारतीयों की भूमिका थोड़ी बड़ी क्या? थोड़ी सी। इस एक्ट ने विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई। कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव से भी आने लगे। अच्छा, चुनाव। हाँ, पर अप्रत्यक्ष। और उनके अधिकारों में भी मामूली सा इजाफा हुआ। अब सदस्य बजट पर बहस कर सकते थे और कुछ नियमों के तहत सरकार से सवाल पूछ सकते थे। पर वोट कर सकते थे? नहीं, वोट नहीं कर सकते थे और ना ही कोई सप्लीमेंट्री सवाल पूछ सकते थे। मतलब अधिकार अभी भी बहुत बहुत लिमिटेड थे। और फिर आता है 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। ये नाम तो बहुत सुना है और काफी विवादित भी रहा है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इसके असर बहुत दूर तक गए। इसने परिषदों का साइज और बढ़ाया, सदस्यों को सप्लीमेंट्री सवाल पूछने और बजट पर प्रस्ताव रखने का अधिकार भी दिया। लेकिन इसकी सबसे अहम और सबसे विवादित बात थी पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत। सेपरेट इलेक्टोरेट्स? हाँ जी। मुसलमानों के लिए अलग सीटें रिजर्व की गईं, जहां सिर्फ मुस्लिम वोटर ही मुस्लिम उम्मीदवार को वोट दे सकते थे। ओह। कहने को तो ये माइनॉरिटी को प्रतिनिधित्व देने का तरीका बताया गया, पर असल में इसने भारतीय समाज और राजनीति में धर्म के आधार पर बंटवारे के बीज बो दिए। इसका जहर दशकों तक फैला और आखिरकार देश के बंटवारे में भी इसकी एक बड़ी भूमिका रही। ये तो बहुत गंभीर बात है। इसके बाद 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें क्या खास था? इस एक्ट ने पहली बार भारत में उत्तरदायी शासन, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की, हालांकि बहुत लिमिटेड तरीके से। इसने सेंटर और प्रोविंस के सब्जेक्ट्स को अलग अलग किया। सबसे बड़ा बदलाव था प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायरकी की शुरुआत। डायरकी, ये क्या था? इसका मतलब था कि प्रांतीय विषयों को दो हिस्सों में बांटा गया। कुछ अहम विभाग जैसे फाइनेंस, पुलिस, जस्टिस, ये रिजर्व रखे गए, जो सीधे अंग्रेज गवर्नर के कंट्रोल में थे। अच्छा। और बाकी कम महत्वपूर्ण विभाग जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ये ट्रांसफर्ड कर दिए गए भारतीय मंत्रियों को, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को जवाबदेह थे। सुनने में तो लगता है कि अधिकार दिए। हाँ, सुनने में लगता है, पर असल में ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और ठीक से ना चलने वाला सिस्टम था। असली ताकत तो गवर्नर के पास ही थी और भारतीय मंत्री अक्सर बेबस महसूस करते थे, क्योंकि फाइनेंस तो उनके पास था नहीं। बिना पैसे के मंत्री। वही बात है। तो ये प्रयोग ज्यादा सफल नहीं हुआ। तो सुधारों के नाम पर भी कंट्रोल बनाई रहा। इसी बीच 1927 में साइमन कमीशन आया, जिसका जबरदस्त विरोध हुआ भारत में। हाँ, साइमन कमीशन को 1919 के एक्ट को रिव्यू करने और आगे के सुधारों पर सुझाव देने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। अरे! बस इसे भारतीयों ने अपना अपमान समझा और साइमन गो बैक के नारों के साथ इसका जोरदार बाइकॉट हुआ। यह दिखाता है कि अब भारतीय चुपचाप बैठने वाले नहीं थे। इसी विरोध के जवाब में शायद 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। बिल्कुल। साइमन कमीशन के जवाब में भारत की पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलकर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। उसने भारत के लिए एक संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया। इसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। हाँ। इसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, मतलब ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में था। हालांकि इस पर भी सब पार्टियों में पूरी सहमति नहीं बन पाई थी। फिर लंदन में वो गोलमेज सम्मेलन हुए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 1930-32, क्या उनसे कोई हल निकला? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश इंडिया के नेता थे और रियासतों के प्रतिनिधि भी थे। मकसद था भारत के भविष्य के संविधान पर बात करना, लेकिन आपस के मतभेद इतने थे और ब्रिटिश सरकार की अपनी शर्तें थीं कि ये कॉन्फ्रेंस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। गांधी जी सिर्फ दूसरी वाली में शामिल हुए थे। और इन सब बैठकों, रिपोर्टों, विरोधों का नतीजा आखिरकार 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। स्रोत इसे हमारे आज के संविधान की नींव बताते हैं। ये इतना अहम क्यों था? 1935 का एक्ट वाकई एक मील का पत्थर था। ये बहुत लंबा और डिटेल डॉक्यूमेंट था। इसने प्रांतीय स्वायत्ता दी, मतलब प्रोविंसेस में डायरकी खत्म करके उन्हें अपने दायरे में सेल्फ गवर्नमेंट का अधिकार दिया। अच्छा, ये बड़ा कदम था। हाँ, इसने सेंटर में एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें ब्रिटिश प्रोविंस और रियासतें दोनों शामिल हों
हालांकि रियासतें शामिल नहीं हुई तो ये फेडरल स्ट्रक्चर कभी लागू नहीं हो पाया। ओ, लेकिन इसने सेंटर और प्रोविंस के बीच पावर्स का बंटवारा 3 लिस्ट में किया, फेडरल, प्रोविंशियल, कॉन्करेंट, जैसा आज भी हमारे संविधान में है। हाँ हाँ, वो 3 सूचियां। जी, इसने एक फेडरल कोर्ट, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट बना, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का भी प्रावधान किया। आप कह सकते हैं कि हमारे मौजूदा संविधान का जो ढांचा है, उसकी कई एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव व्यवस्थाएं वो सीधे इसी 1935 के एक्ट से ली गई हैं। वाकई, तो इसकी छाप बहुत गहरी है। जी, ये आज़ादी से पहले का सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक दस्तावेज था। और फिर अंत में 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। हाँ, इस एक्ट ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होकर भारत में 200 साल पुराने ब्रिटिश राज को खत्म कर दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 आजाद डोमिनियन देश बने। डोमिनियन? हाँ, शुरुआत में डोमिनियन स्टेटस मिला। सबसे जरूरी बात, इसने भारत की जो संविधान सभा थी उसे पूरी तरह सॉवरेन बना दिया, संप्रभु। मतलब अब वो किसी बाहरी कंट्रोल से आजाद थी, अपनी मर्जी का कोई भी संविधान बना सकती थी, चाहे वो ब्रिटिश कानूनों से कितना ही अलग क्यों ना हो। इसने आजादी का रास्ता साफ कर दिया। तो अगर हम क्राउन राज के इस पूरे दौर को देखें, 1858 से 1947 तक, तो ये एक तरह से बढ़ते भारतीय दबाव और ब्रिटिश रियायतों की कहानी है, धीरे धीरे अधिकार मिलने की। हाँ, इसे इस तरह देख सकते हैं। ये दौर दिखाता है कि शासन में भारतीयों की भागीदारी धीरे धीरे बढ़ी, लेकिन ये बढ़ोतरी हमेशा हिचकिचाहट भरी और लिमिटेड थी। अंग्रेज उतनी ही ताकत देते थे जितनी उनकी मजबूरी होती थी या जिससे उनका अपना कंट्रोल बना रहे। सरकार का रूप कैसा हो, इस पर लगातार बहस चलती रही। पृथक निर्वाचक मंडल जैसी खतरनाक चीजें लाई गईं, लेकिन साथ ही राष्ट्रवाद भी मजबूत होता गया, सेल्फ गवर्नमेंट की मांग बढ़ती गई और अंत में स्वतंत्रता और संविधान बनाने का रास्ता तैयार हुआ। और उस रास्ते पर 1935 के एक्ट की गहरी छाप थी। ये सफर वाकई बहुत लंबा और पेचीदा रहा है। सोचना भी मुश्किल है कि कितने पड़ावों से गुजरकर हम आज यहाँ पहुंचे हैं। बेशक, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है कि ये जो सारे सुधार थे, इनकी असली मंशा क्या थी? क्या ये सच में भारत को सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ ले जाने की कोशिश थी, या फिर ये बदलते हुए हालात में ब्रिटिश एम्पायर को बचाने की तरकीबें थीं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इतिहासकारों में इस पर बहस होती होगी। जी हाँ, आज भी जारी है। तो ये था भारतीय संविधान तक के लंबे सफर का एक खाका, एक झलक। हमने समझा कि संविधान का मतलब सिर्फ नियम नहीं, बल्कि आदर्श और उम्मीदें भी हैं। जी, और फिर हमने देखा कि कैसे कंपनी राज और फिर क्राउन राज के तहत जो कानून बने, उन्होंने धीरे धीरे वो जमीन तैयार की जिस पर आजाद भारत का संविधान खड़ा हुआ। हाँ, हमने रेगुलेटिंग एक्ट की शुरुआत से लेकर 1947 के इंडिपेंडेंस एक्ट तक के जो मुख्य पड़ाव थे उनको छुआ और देखा कि हर कदम के पीछे कुछ वजहें थीं और उसके कुछ नतीजे निकले। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? स्रोत में ये भी इशारा है कि ये तो बस एक परिचय है। हर एक एक्ट, जैसे वो 1909 का मॉलिमिंटो हो या 1935 का एक्ट, अपने आप में एक पूरी कहानी है, एक गहरी चर्चा का विषय। निश्चित रूप से हर कानून के पीछे कितनी राजनीति, कितनी बहसें, कितनी उम्मीदें और कितने डर छुपे होंगे। वही तो। भारत के संवैधानिक विकास की ये यात्रा सिर्फ कानूनों का इतिहास नहीं है, ये कॉलोनियल रूल की मजबूरियां हैं, दुनिया भर में सरकार चलाने के बदलते हुए आइडियाज हैं, और सबसे बढ़कर भारत की अपनी बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना और उसकी आकांक्षाएं हैं। इन सब के बीच एक बहुत जटिल खींचतान की कहानी है ये। एक राष्ट्र के बनने की कहानी। बिल्कुल, एक राष्ट्र के बनने की प्रक्रिया का आईना है। और यहीं पर हम एक विचार छोड़ जाते हैं आगे सोचने के लिए। हाँ, कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इन तमाम कानूनों और ढांचों के इस लंबे इतिहास को देखते हुए आजाद भारत की संविधान सभा ने जब अपना संविधान बनाया तो उसने इन पुरानी विरासतों को किस हद तक अपनाया, कहां से प्रेरणा ली और किन चीजों को जानबूझकर छोड़ा या बदला, ताकि वो स्वतंत्र भारत के नए सपनों और मूल्यों को सही मायने में दर्शा सकें। कौन सी गूंजें बाकी रह गईं और कौन से नए सुर जोड़े गए। ये वाकई एक बहुत दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए।